अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है फ़िज़िक्स। आज फ़िज़िक्स में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पेपर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर्स में इनको स्टेट करने के लिए आ जाता है या इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को गो थ्रू करना है, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं और उनको किस किस तरीके से हम स्टेट करते हैं और उनकी कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दरअसल स्टार्ट होते हैं फिज़िक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच से, जो है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसको दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने आगे एक्सप्लेन किया है, और वो डिफरेंट साइंटिस्ट की दो अलग अलग थ्योरीज़ हैं जिनको हम आइंस्टाइन फ़िज़िक्स और न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं। आप इनके नाम से ही वाज़े तौर पे देख सकते हैं, जो फ़िज़िक्स यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच और वो थ्योरीज़ जो कि आइंस्टाइंस ने दी तो वो कहलाती हैं आइंस्टाइन फ़िज़िक्स, और फ़िज़िक्स की वो थ्योरीज़ और वो एक्सप्लेनेशंस जो कि न्यूटन साइंटिस्ट ने दी तो वो कहलाती है न्यूटोनियन फ़िज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रांचेस फर्दर एक्सप्लेन करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ को। आइंस्टाइन फ़िज़िक्स डिस्क्राइब करती है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जिस तरीके से आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं मोशन ऑफ प्रोटॉन, मोशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं और बहुत माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको देख सकते हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़। आइंस्टाइन ने जो फिज़िक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसके बारे में रिसर्च की है वो डिपेंड करती है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पर, जो कि बहुत छोटी होती हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती हैं, जबकि न्यूटोनियन फ़िज़िक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पर स्टडी करती है और उनकी सारी हमें मोशन और उनकी जितने भी बिहेवियर्स हैं उन सब के बारे में हमें क्लियर बताती है। और इसमें इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ बॉल और बहुत सी अदर एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन लॉज ऑफ फर्स्ट मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change its state by the action of an external force। इस लॉ में जो हमें बताया जा रहा है वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है कि एक टेबल है और एक टेबल के सरफेस पे एक बुक रखी है। इस बुक के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक इसका वेट ऑफ द बुक, एक फोर्स जो नीचे डाउनवर्ड की तरफ कर रही है जो है वेट ऑफ द बुक, और वो क्यों है? वो ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की फोर्स बुक को अपनी तरफ नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड खींच रही है। जो इसके ऊपर दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है जो इसके बिल्कुल अपोजिट कर रही है वो है रिएक्शन ऑफ द टेबल सरफेस, यानी टेबल की सरफेस की वजह से जो इस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और इसी वजह से ये बुक रेस्ट पोजीशन पे है। तो ये बुक रेस्ट पोजीशन पर तब तक रहेगी जब तक कि हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर लेते। जैसे हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही ये बुक अपनी रेस्ट पोजीशन से हट जाएगी। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक कार है और एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, यानी वो कभी हल्की या कभी तेज़ नहीं हो रही है, वो एक नॉर्मल स्पीड पे चली जा रही है और वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती। यानी कि अगर हम उसको ब्रेक लगा दें या तो हम उसको फोर्स देकर और ज़्यादा एक्सेलरेट कर लें, तब तक जो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। वो प्रॉपर्टी जो कार एग्जिस्ट करती है यूनिफॉर्मली मोशन करते हुए, उसे हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर कोई चेंज नहीं होने देता।
सिर्फ इनर्शिया की वजह से ही अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है कांस्टेंट स्पीड में तो हमेशा उसी स्पीड में रहती है। की मिसाल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है और एक थोड़ा लाइट ऑब्जेक्ट है। अब दोनों पर अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज 5 न्यूटन की, तो इन दोनों में से कौन सी बॉडी मूव करेगी? जाहिर सी बात है जो छोटी बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी मूव कर जाएगी, जबकि जो बड़ी बॉडी है उसके लिए हमें और फोर्स की नीड पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना मास कम होगा उतना ही उसके अंदर इनर्शिया कम होगा, यानी वो प्रॉपर्टी कम होगी कि वो अपने अंदर चेंज ना होने दे, जबकि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितना बड़ा मास होगा उसे रेस्ट पोजीशन से हटाने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी इनर्शिया कम्स फ्रॉम मास। ऑब्जेक्ट्स विथ मोर मास हैव मोर इनर्शिया। इसके अलावा एक और टर्म है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। An inertial frame of reference in classical physics and special relativity possesses the property that in this frame of reference a body with zero net force acting upon it does not accelerate. That is, such a body is at rest or moving at a constant velocity. तो स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम का एक ओरिजिन पॉइंट है, और उस ओरिजिन पॉइंट में और इस फ्रेम में हम डील करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। लेट्स सपोज हमारे पास इसमें वो बॉडीज़ होंगी जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ करने के लिए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास बॉडीज़ के अंदर चेंज ना करने के लिए हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मौजूद है, जिसकी वजह से बॉडीज़ के अंदर ज़्यादातर चेंज नहीं होता, यानी कि वो नॉन एक्सेलरेटेड होती हैं। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर तमाम न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है, इज़ अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी क्या अर्थ भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइप है? तो इसका जवाब है येस, अर्थ इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब से अल्लाह ताला ने अर्थ को बनाया है, अर्थ अपने एक्सेस में मूव कर रही है। अर्थ आपको पता है दो मूवमेंट रखती है, एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन। रेवोल्यूशन वो वाली मोशन होती है जो वो सन के अराउंड लेती है, और इसी वजह से वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड में ही करती है, और जिसकी वजह से हमारे पूरे ईयर्स के दिन बिल्कुल इसी तरीके से अर्थ की जो दूसरी मोशन है वो है रोटेशन, यानी वो अपने अराउंड भी मूव करती रहती है। और वो अपने अराउंड क्योंकि कॉन्स्टेंटली मूव करती है, इस वजह से, और जो अर्थ रोटेशन करती है वो पूरे 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, ना ही 24 आवर्स से कम और ना ही 24 आवर्स से ज़्यादा। इसीलिए अर्थ भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, और अर्थ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी कि बाहर से कोई और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। वो अपनी कॉन्स्टेंट मूवमेंट, चाहे वो रेवोल्यूशन हो या रोटेशन हो, दोनों में वो उसको मेंटेन रखती है। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस बात को स्टेट करती है कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है दो वेरिएबल पे, एक उसकी फोर्स पर और दूसरी उसके मास पर। इसको हम इस इक्वेशन की मदद से समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, जबकि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी जितना ज़्यादा आपका मास होगा उतनी ही कम एक्सेलरेशन होगी, और जब आपका मास बहुत कम होगा तो उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों रिलेशन को हम इस तरीके से इक्वल करके लिखते हैं, यानी फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमारे पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें फोर्स बहुत कम अप्लाई करनी पड़ रही है, जबकि उसके अंदर एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन थोड़ी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मास की वजह से होता है, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, और मास ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा कम ही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरी पिक्चर में, जिसमें हम फोर्स थोड़ी सी लगा रहे हैं लेकिन एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ये लॉ डिस्क्राइब करता है कि एक बॉडी के साथ क्या होता है जब वो किसी और बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजी है समझने के लिए और याद करने के लिए भी।
इसका मतलब ये है कि जब हम एक बॉडी पे अपनी जितनी फोर्स से कोई एक्शन करते हैं, सामने वाली बॉडी हमेशा हमें उतनी ही फोर्स से रिएक्शन देती है। इसकी एग्जांपल हम इस बात से ले सकते हैं कि जब हम एक बॉल को एक दीवार पर फोर्सफुली मारते हैं, जब हम फोर्सफुली मारते हैं तो जितनी फोर्स से हम उस बॉल को दीवार पे मारते हैं, वो दीवार उतनी ही फोर्स से एक रिएक्शन देती है और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से वो बॉल हमारे पास उतनी ही फोर्स के साथ वापस आती है। तो यहाँ पे अप्लाई होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एक और एग्जांपल हम तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप किसी बलून के अंदर हवा भरते हैं तो हमेशा उसके भरने के बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं तो हवा तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन बलून जो है वो उतनी ही तेज़ी से पीछे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, क्योंकि हवा की वजह से उसके अंदर एक्शन हो रहा होता है और उस एक्शन के रिएक्शन की वजह से बलून पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इसे जल्दी कर लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।